जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सामान्य अध्ययन के विविध से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण जो है 200 प्रश्नों का सेट करने वाले हैं और यह जो है आपका महामैराथन क्लासेस होंगे। इससे पहले हमने जो है इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 200 प्लसों का सेट जो है महामैराथन फर्स्ट ले चुका हूँ और अभी हम जो है सामान्य ज्ञान जो कि विविध इसमें आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। यहाँ से भी आपको एग्जाम में 1-2 प्रश्न जो है देखने को जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन इतना है कि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस जो है मजबूत हो जाएगी, क्योंकि यह विविध है यानी पूरा सार संग्रह है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। अब आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कहाँ से लिया गया है। पहला ऑप्शन देखिएगा, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से, दिल्ली स्थित अशोक के स्तंभ से, इलाहाबाद स्थित अशोक के स्तंभ से, पटना के स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल से। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपका क्या है, वो सत्यमेव जयते हैं। जो बाघों का निकला हुआ लिखा रहता है सत्यमेव जैसे, शब्द तो सत्यमेव जयते हैं, लेकिन एक बाघ का जो निकला हुआ सिंह होता है, देखे होंगे 3 बाघ का जोड़ी है, तो वो कहाँ से लिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपका, जो बाघों का 3 बाघों का मुंह वाला है और साथ ही साथ उसको हम लोग सत्यमेव जयते कहते हैं, उसका नाम है, तो वह जो है आपका सारनाथ स्थित जो है अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, वो कहां पर है, सारनाथ में है। समझ गए, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी है। ये जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसमें जो है तिलियों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो देखिए, आपको पता होनी चाहिए कि तिलियों की संख्या जो है भारतीय राष्ट्रीय आपका जो ध्वज में वो कितनी है, तो 24 है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा, समझ गए ना, ये तो आपको पता होगा, काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के अनुपात पूछा है। तो यहाँ देखिएगा 2:3, 3:2, 3:4, 4:3। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करिएगा तो याद रखिएगा 3:2 है। समझ गए, 3:2, ये याद रखिएगा, केवल लंबाई चौड़ाई। और वहीं पर अगर चौड़ाई पूछ लेता है, कभी कभी चौड़ाई भी पूछ लेता है, चौड़ाई उन्हें जो है आपका लंबाई पूछ लेगा तो ये उल्टा हो जाता है, 2 आपका जो है 3 हो जाता है। समझ गए, 2:3 हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई पूछा है तो 3:2 और चौड़ाई गुणे लंबाई होगा तो 2 उल्टा हो जाएगा। समझ गए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा कितना है। आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय गान जो है इसका निर्धारित मतलब समय सीमा कितना है। राष्ट्रीय गान क्या है, तो हम सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रीय गान हमारा जो है जन गण मन है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। समझ गए, जन गण मन। अब आपको बताना है यह जो राष्ट्रीय गान है इस गाने के लिए कितना समय लगता है। तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, 52 सेकंड आपके लगते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 5वां नंबर है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गान कहने का मतलब है जन गण मन। क्या हो गया, जन गण मन, जन गण मन। तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन लिखे थे जन गण मन को, रविंद्रनाथ टैगोर ने। समझ गए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक और प्रश्न आपका पूछता है कि बांग्लादेश का जो है आपका राष्ट्रीय गान क्या है, तो अमार सुनार बांग्ला। याद रखिएगा, अमार सुनार बांग्ला ये जो है वहां का मतलब राष्ट्रीय गीत है, जो कि इन्होंने ही लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। समझ गए, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किस उपन्यास से लिया गया है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि राष्ट्रीय गीत जो है क्या है, तो राष्ट्रीय गीत हम सभी लोगों को मालूम है कि वह क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम है, समझ गए, वंदे मातरम है। वंदे मातरम को जो है किसने लिखा ये आपको पता होगा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है लिखा गया है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान इसको गीत कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपका जो है, ये आपका क्या है, राष्ट्रीय गीत है जो कि वंदे मातरम है। और इसके लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। और यह जो है आपको कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है आनंद मठ से लिया गया है। यह जो है आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है,
ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया। अब आपको बताना है कि वंदे मातरम को जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर 1947, 1949, 1950, 1950, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निम्नलिखित में से जो है 26 जनवरी 1950 को जो है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन जो है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी है। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शंख सनवत, समझ गए, को किस तिथि को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो है शंख सनवत को जो है निम्नलिखित में से जो है 22 मार्च आपका 1957 को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, याद रखिएगा 22 मार्च 1957। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9 नंबर है, और ये 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है युग्म जो है सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि निगेटिव कौन है, गलत कौन है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय खेल बोला है, राष्ट्रीय खेल क्या है आपका, हॉकी है, ये बात तो सही है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, ये भी बात सही है। यहाँ देखिएगा राष्ट्रीय पशु क्या है, आपका शेर है, ये भी सही है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अशोक तोड़ी है। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक नहीं है, बरगद है, याद रखिएगा बरगद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यही जो है गलत है। अगर हम बिहार की पूछ ले कि बिहार का आपका राष्ट्रीय, बिहार का राजकीय, समझ गए, बिहार का राजकीय जो है वृक्ष क्या है, तो क्या बोलिएगा, आपको लोगों को मालूम होना चाहिए क्या है, आपका पीपल है, याद रखिएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट और इजी है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी के जो है जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, समझ गए। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है बार बार। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो आपका प्रौद्योगिकी दिवस है वो आपका जो है 11 मई को मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 13 नंबर है, और यह बोल रहा है कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। तो विश्व श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ऑप्शन देखिएगा 31 मार्च, 1 अप्रैल, 12 अप्रैल, 1 मई। तो याद रखिएगा कि विश्व श्रमिक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 1 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रति वर्ष आपके जो है निम्नलिखित में से जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है, समझ गए। 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस के रूप में, सॉरी खेल दिवस नहीं, 29 अगस्त जो है ना आपका शायद विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा 29 अगस्त खेल दिवस है कि विज्ञान दिवस है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, समझ गए, एक बार देख लीजिएगा, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर शायद आ ही गया 15 नंबर प्रश्न, वही आ गया, सही है 29 अगस्त है ना, खेल दिवस ही मनाया जाता है, सही है। अगला प्रश्न शायद वही है। देखिए अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के ऊपर। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, विश्व पर्यावरण दिवस, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको 5 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रतिवर्ष आपके जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा 28 फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षक दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है आपके 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक आपका 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, गांधी जयंती। आपके जो है बाल्य दिवस कब मनाया जाता है, बाल्य दिवस आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को मालूम होगा 14 सितंबर, समझ गए। आगे देखिएगा अगला प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा आपका 10 दिसंबर, यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वो आपके जयदेव है, याद रखिएगा, कोई और नहीं बल्कि जयदेव है। समझ गए। ये सभी प्रश्न मैंने शायद कराया है किसी न किसी सेट में, लेकिन फिर भी जो है हम आपको जो है आगे प्रश्न बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं जी। चलिए, क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना है, बताइएगा। आंसू, लहर, कामयानी या ये सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना वो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, ज्यादातर आपको ऑप्शन में कहीं पर दिखे ना ये सभी, तो वो ज्यादा प्रायोरिटी जो होता है वो सही होने का होता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की यहाँ जो रचना है ना वो आंसू भी है, लहर भी है और कामयानी भी है। समझ गए। अगला यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर प्रश्न को की 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि कूली के लेखक कौन है, बताइएगा। कूली जो है पुस्तक है, यह लेखक कौन है इनके। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, नीरद चंद्र चौधरी, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और खुशवंत सिंह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा मुल्क राज आनंद जो है कूली के जो है आपके क्या है, मतलब लेखक है। समझ गए। अगले नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है 23 नंबर प्रश्न है कि बोकेन विंग की लेखिका है, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, कोकिलाबेन और मेनका गांधी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोकेन विंग की जो लेखिका है वो आपका श्रीमती आपकी सरोजिनी नायडू है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मीन केप्स किसकी आत्मकथा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। मीन केप्स जो है किसकी आत्मकथा है। बिस्मार्क, नेपोलियन, हिटलर और कार्ल मार्क्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीन केप्स जो है यह जो है हिटलर की जो है आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पैराडाइट लॉस्ट की रचयिता कौन है, बताइएगा। शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, होमर या जॉन मिल्टन। तो जो आपका पैराडाइन, समझ गए, पैराडाइज लॉस्ट है, इसके रचयिता जो है निम्नलिखित में से आपके जो है वो जॉन मिल्टन है, याद रखिएगा। जॉन मिल्टन जो है आपके पैराडाइज लॉस्ट के जो है यानी कि लॉस्ट के जो है रचयिता है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है। ये आपको इसके नाम से, विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाने जाने वाले और कोई नहीं बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक भी जो है यही है, एपीजे अब्दुल कलाम। समझ गए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर आपका 27 नंबर, प्रसिद्ध तिलेस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रकांता के जो है लेखक कौन है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध जो है उपन्यास है देवकीनंद खत्री, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अल्बोरिनी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा कि देवकी नंदन खत्री जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि चंद्रकांता के लेखक जो है देवकी नंदन खत्री है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, सभी प्रश्न इसमें मिक्सअप है। टोटल इसमें हम 200 प्रश्न करेंगे और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जा रहा है। तो आपका भी दायित्व है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है चैनल को जरूर करें। ओके जी। चलिए, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि विवादास्पद किताब सेटनिक वर्सेज, समझ गए, के लेखक कौन है। सेटनी वर्सेज के लेखक जो है वो आपका जो है निम्नलिखित में से, याद रखिएगा कि आपका सलमान रशीद है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 29 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सत्य है। अब यहाँ पर जो है ट्रू वाले आपको ढूंढना है। पहला, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। दूसरा, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। यहाँ पर देखिएगा तस्लीमा नसरीन लज्जा, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि देखिए जो इंडिया डिवाइडेड है ना, देखिए तीनों महत्वपूर्ण है। स्टार मार्क्स इसको लगा लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ लेता है कि लज्जा के लेखक कौन है, तो तस्लीमा नसरीन है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय है। और इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद है। तीनों का तीनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा 30 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट तिमोर की राजधानी कहाँ पर है। तो ईस्ट तिमोर की जो राजधानी है वो आपका दिल्ली है। समझ गए, वो क्या है आपका दिल्ली है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि सेशनल की राजधानी बताइएगा। सेशलस की राजधानी क्या होगा, दिल्ली, क्विटोरिया, रबात, सान जुआन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका क्विटोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्विटोरिया, यानी कि सेशलस का राजधानी जो है क्विटोरिया है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है 32 नंबर, की क्रोन कहाँ की मुद्रा है, बताइएगा।
क्रोन जो है कहाँ की मुद्रा है आपको बताना है। इंग्लैंड, स्वीडन, स्पेन, डेनमार्क। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका क्रोन है ना, यह जो है निम्नलिखित में से जो है देशों में से जो है वो आपका स्पेन का क्या है कि मुद्रा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 33 नंबर की, निम्न देशों में से कहाँ की मुद्रा यूरो है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यूरो जो है कहाँ की महत्वपूर्ण मतलब देशों की मुद्रा है, बताइएगा। पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना, याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ये सभी, यानी पुर्तगाल का भी, फ्रांस का भी और जर्मनी का भी आपका यूरो है। ये 3 देशों का जो है आपका मतलब मुद्रा जो है यूरो है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर की, कोडोर कहाँ की राजधानी है, बताइएगा। तुवालू, पलाऊ, करबाती या जमैका। तो जो आपका कोडोर है ना, यह निम्नलिखित में से जो है वो आपका पलाऊ का जो है राजधानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या है, ऑप्शन बी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश दुनिया के जो है आपके राज्य राजधानी और आपकी जो है पैसा यानी कि मुद्रा से रिलेटेड जो है एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसमें थोड़ा अटपटांग दिखेगा, बट इसको देख लीजिए, मे बी अगर आएगा तो लगा दीजिएगा। समझ गए जी। अगला यहाँ पर देखिएगा 35 नंबर प्रश्न की, निम्न में से किस देश की मुद्रा जो है रुपया है। अब आपको बताना है, मालदीव, मॉरिशस से, यहाँ पर है सेशेल्स, बताइएगा क्या होगा, सेशेल्स। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 35 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका ये सभी हो जाएगा, यानी कि ये सभी आपका हो जाएंगे। समझ गए, यानी कि यहाँ मालदीव का भी रुपया है, मॉरिशस का भी रुपया है और सेशेल्स का भी रुपया है। क्लियर है जी। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 36 नंबर है कि प्रिंटोरिया किस देश की राजधानी है, बताइएगा। केन्या की है, दक्षिण अफ्रीका की है, नामीबिया की है कि तुगा की है। तो जो आपका प्रिंटोरिया है, प्रिंटोरिया जो है ना, यह आपका निम्नलिखित में से जो है दक्षिण अफ्रीका की जो है राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, यूएसए की मुद्रा क्या है। आप सभी लोगों को पता होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। यूएसए का, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मुद्रा क्या है, बताइएगा। पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, डॉलर, क्रेन। इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताने की जरूरत है क्या, आप सभी लोगों को मालूम है कि यूएसए यानी अमेरिका का रुपया मतलब मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। समझ गए ना जी। अगला प्रश्न है कि सुवा किस देश की राजधानी है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सुवा जो है यह किस देश का राजधानी है, पलाऊ का है कि जमैका का है कि युगांडा का है कि फिजी का है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका सुवा है ना, यह आपका फिजी का राजधानी है। कहाँ का है, फिजी का। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा, फिजी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि रूबल कहाँ की मुद्रा है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, डबल स्टार लगाइएगा। इंग्लैंड का, जापान का, रूस का, चीन का। तो जो आपका रूबल है ना, यह निम्नलिखित में से आपका जो है रूस की मुद्रा है। कहाँ का है, रूस का, याद रखिएगा। समझ गए जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रोबोट ने सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है, बताइएगा। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है, वी वेणुगोपाल, ए हाई, ए के हेमल और वी रंगराजन। तो देखिए, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय जो था वो कोई और नहीं बल्कि आपका वो जो था ए के हेमल था। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, हृदय जो है प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन था, यानी हृदय यानी दिल को, हार्ट को जो है मतलब ट्रांसपेरेंट बोलिए, ट्रांसप्लांट बोलिए, उसको करने वाला व्यक्ति कौन था, हृदय प्रत्यारोपित करने वाला, यानी कि हृदय को निकालकर दूसरे में फिट करने वाला वो भारतीय डॉक्टर कौन था। ऑप्शन देखिएगा, वी वेणुगोपाल, आर के अग्रवाल, ए के ठाकुर, वी रंगराजन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, वी आपका मतलब कि वी वेणुगोपाल है। समझ गए, वी वेणुगोपाल जो है हृदय प्रत्यारोपित करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे, ये काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो थे जनरल मानेकशॉ थे। कौन थे, जनरल मानेकशॉ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जनरल मानेकशॉ। समझ गए, फील्ड मार्शल थे। अगला देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों बनने का प्रथम भारतीय कौन था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, एम एस अलूहवालिया, ए एस आनंद, एच के कानिया, नगेंद्र सिंह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा नगेंद्र सिंह, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कोई और नहीं बल्कि आपके जो थे नगेंद्र सिंह थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, 44 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, समझ गए। अल्फ्रेड नोबेल के मतलब उन्हीं के जो है जन्म दिवस मृत्यु दिवस के ऊपर जो है ये काम शुरू किया गया, उन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, समझ गए। और ये दुनिया का सबसे मतलब काफी जो है चयनित लोगों को मिलता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, समझ गए। प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। सीवी रमन, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सभी को मिला था। यानी कि सीवी रमन को भी मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, रविंद्रनाथ टैगोर को भी, मदर टेरेसा को भी शांति के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को भी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। सबको मिला था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को जो है सर्वप्रथम मिला था, समझ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है जी। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा कि भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? बताइएगा। पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, अग्नि, ये सब जो है भारत का जो है प्रक्षेपास्त्र का जो है नाम है। तो भारत ने सर्वप्रथम जो है किस मतलब प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? तो बताना है आपको। तो वो जो था पृथ्वी था, समझ गए। वो कौन था? पृथ्वी। पृथ्वी जो है आपका मिसाइल का नाम है, समझ गए। प्रक्षेपास्त्र किया था पहला बार भारत ने। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये बताने की जरूरत नहीं है, इंदिरा गांधी जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि विश्व की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहला महिला जो प्रधानमंत्री थी वो कोई और नहीं बल्कि एस भंडारानायका थी, जो कि श्रीलंका की थी। कहाँ की थी? श्रीलंका। एस भंडारानायका थी, जो कि श्रीलंका की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? ये भी बताने की जरूरत नहीं है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मतलब अंतरिक्ष यात्री जो था नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला मतलब व्यक्ति जो कौन था? रॉबर्ट पेरी था, कि एडम सेन था, कि मार्को पोलो था, कि कोलंबस था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा आपका एडम सेन, समझ गए। एडम सेन। ये कहां पर? तो दक्षिणी आपके जो है ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है प्रथम व्यक्ति था। कौन था? एडम सेन, समझ गए। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 50 नंबर प्रश्न है कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है आपका माउंट एवरेस्ट है। इसकी आपका ऊंचाई या लंबाई जो है कितनी है? तो 8,848 मीटर है, याद रखिएगा, समझ गए। तो वहां पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडम हिलरी, शेरपा तेंजी, फू दोरजी या बिछेंद्री पाल? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा एडम हिलरी हो जाएगा। सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति था, समझ गए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो आपका रीता फारिया थी। कौन थी? रीता फारिया, मिस वर्ल्ड की, समझ गए। और मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये भी याद हो गया। देखिए मिस यूनिवर्स ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मिस वर्ल्ड पूछेगा और मिस यूनिवर्स पूछेगा। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो कोई और नहीं बल्कि सुष्मिता सेन थी। कौन थी? सुष्मिता सेन, याद रखिएगा, समझ गए। मिस वर्ल्ड आपका रीता फारिया और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 53 नंबर आपका है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसिफ अली? तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम मतलब भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला जो थी इंदिरा गांधी थी, समझ गए। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी आपकी इंदिरा गांधी थी। क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा को, नेल्सन मंडेला को, खान अब्दुल गफार खान को या सैम नुजुमा को? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत रत्न से सर्वप्रथम विदेशी मतलब विदेशी को सम्मानित किया गया था। वो प्रथम विदेशी कौन था? तो वो प्रथम विदेशी आपका कोई और नहीं बल्कि खान अबुल गफार खान थे, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खान अबुल गफार खान। क्लियर है जी। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि मैग्सेसे अवार्ड को पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, किरण बेदी, टी.एन. शेषन? तो मैग्सेसे अवार्ड, समझ गए। मैग्सेसे अवार्ड को पाने वाले प्रथम भारतीय थे वो आपके विनोबा भावे थे। क्लियर है, याद रखिएगा, विनोबा भावे। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? लक्ष्मी सहगल को, विजय लक्ष्मी पंडित को, अरुणा आसिफ अली को या कमला नेहरू को? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की
प्रथम महिला सभापति होने का गौरव जो है यह निम्नलिखित में से जो है विजय लक्ष्मी पंडित को जो है मतलब सौभाग्य जो है प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र महासंघ की प्रथम महिला सभापति होने का भारतीय गौरव जो है प्राप्त हुआ वो विजय लक्ष्मी पंडित को हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, और ये जो है आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कोई और नहीं बल्कि रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। समझ गए। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दिलवारा का मंदिर जो है कहां पर अवस्थित है, माउंट आबू, भुवनेश्वर, रामेश्वरम, वेलूर। तो प्रसिद्ध दिलवारा का जैन मंदिर है। समझ गए। यह आपका जो है निम्नलिखित में से जो है माउंट आबू में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, माउंट, 1 मिनट, यस। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंट आबू। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है, मथुरा, वृंदावन, मैसूर और तंजौर। तो प्रसिद्ध जो है आपका यह जो वृंदावन गार्डन है, प्रसिद्ध दिलवारा का मंदिर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब, स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा, पूछता ही पूछता है। प्रसिद्ध जो है यह आपका जो है वृंदावन गार्डन। समझ गए। वृंदावन गार्डन जो है कहाँ पर है, तो यह जो है आपका मैसूर में स्थित है। कहाँ पर है, मैसूर में है। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा, मैसूर। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। शालीमार बाग की बात कर ले तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि शालीमार बाग जो है कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिएगा श्रीलंका, श्रीनगर, गुलमर्ग, दार्जिलिंग, ऊटी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो शालीमार बाग जो है ना यह निम्नलिखित में से जहां पर स्थित है वो कोई और नहीं बल्कि श्रीनगर में स्थित है। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, राजघाट जो है किसकी समाधि स्थल है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा कि राजघाट जो है किसकी समाधि स्थल है, राजेंद्र प्रसाद, विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजीव गांधी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजघाट जो है महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है कि जगन्नाथ मंदिर स्थित है। आप बताना है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, पूरी उड़ीसा में है कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु, महाबलीपुरम तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर जो है भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी मंदिर है जो कि आपकी उड़ीसा पुरी में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि ब्लैक पेगोडा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य का मंदिर कहाँ पर स्थित है, हम्पी कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, कोणार्क उड़ीसा, पुरी उड़ीसा। तो जो आपका ब्लैक पेगोडा जो कि सूर्य मंदिर है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, यह आपका जो है कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कोणार्क जो है उड़ीसा में आपका यह स्थित है ब्लैक पेगोडा। समझ गए। क्लियर है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शांति निकेतन जो है किस महापुरुष के मतलब संबंधित है। तो शांति निकेतन जो संबंधित है वो किसी और से नहीं बल्कि यह जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से है। शांति निकेतन इन्होंने ही बनाया था। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वाटरलू का संबंध किससे है। ये भी प्रश्न जो है काफी, वाटरलू की लड़ाई हुई थी तो किससे है, हिटलर से है कि नेपोलियन से है कि सिकंदर से है कि इन तीनों से है। तो वाटरलू का संबंध जो है ना यह आपका जो है नेपोलियन से है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि असम राज्य का नया नाम क्या है, आसाम, असम, असोम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असम का जो है ना असम होगा। समझ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सॉरी असोम हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, असोम। नया नाम क्या है, असोम। क्लियर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कांगो का परिवर्तित नाम क्या है। देखिएगा, जायरे, किनशासा या सूरीनाम या कोललम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो कंसा, देखिएगा कांगो है। कांगो का परिवर्तित नाम जो है आपका निम्नलिखित में से जो है जायरे है। क्या है, जायरे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, बेंगलोर शहर का नया नाम परिवर्तित नाम क्या है। तो बेंगलोर का जो है क्या नाम हो गया है नया, तो बेंगलोर का जो नया नाम है वो हो गया है बंगलुरु। समझ गए, बंगलुरु। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि फार्मोसा, समझ गए, फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है, ताइवान, चीन, थाईलैंड, सुमात्रा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कि जो आपका फार्मोसा, समझ गए, फार्मोसा जो है निम्नलिखित में से जिस देश का पुराना नाम है वो कोई और नहीं बल्कि ताइवान है। क्या है, ताइवान है। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था। समझ गए,
श्याम नाम से जो है किस देश को पुकारा जाता था? तो पूर्व में जो है श्याम नाम से जो है थाईलैंड को पुकारा जाता था। किसको? थाईलैंड को पुकारा जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। घाना का पुराना नाम क्या है? देखिएगा, घाना का पुराना नाम क्या है बताइएगा। बताविया, कांगो, गोल्ड कोस्ट या मलावी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि घाना का पुराना नाम क्या है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। क्या हो जाएगा? गोल्ड कोस्ट। समझ गए। अगला प्रश्न यह है कि अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? अबिसिनिया जो है किस देश का पुराना नाम है? तो अबिसिनिया जो है इथियोपिया का जो है पुराना नाम है। समझ गए? इथियोपिया का, इथियोपिया का पुराना नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंपुचिया का नया नाम क्या है? ये सब जो है थोड़ा आपका देश का नाम है, तो थोड़ा टांग लग रहा होगा, बट याद करते रहिएगा, देखते रहिएगा, कोई बात नहीं है। देखिएगा, कंपुचिया का नया नाम जो है क्या है? ऑप्शन देखिएगा, जावा है, कम्बोडिया है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कम्बोडिया। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, कम्बोडिया है। समझ गए? अगला प्रश्न देखिएगा, कॉकटेस। समझ गए? कॉकटेस किस देश का संसद को कहते हैं? कॉकटेस जो है नेपाल, रूस, स्पेन, भूटान, किस देश के संसद को कहते हैं? तो कॉकटेस जो है स्पेन के जो है संसद को कहते हैं, उसका नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। जापान के संसद को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा, नेसेंट या वुंड सेटेंग या त्यांगडू या डायन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को मालूम है कि जापान के संसद को हम लोग जो है डायन कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का सरकारी दस्तावेज को जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ग्रीन बुक, व्हाइट पेपर, व्हाइट बुक, ऑरेंज बुक? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, भारत के जितने भी सरकारी दस्तावेज होती है ना, वो किस मतलब पेपर पर जाता है? तो व्हाइट पेपर पर जाता है। व्हाइट पेपर पर। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आप सभी लोगों को मालूम है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र, चांद तारा, गुलाब का फूल, कलम, कमल का फूल। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक चक्र। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैगिनोट रेखा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण हुआ है वो किसने किया था? तो रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं इसको। समझ गए? सर सिडनी रेड ने किया था शायद। तो इसका आंसर आपका रेड क्लिफ हो जाएगा। मैकमोहन जो है चीन से करता है, भारत और चीन के बीच। समझ गए? डुरंड जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? समझ गए? तो मैकमोहन आ गया, तो मैकमोहन का यानी कहने का मतलब है कि भारत एवं चीन के बीच। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच। रेड का मतलब खतरा, या तो पाकिस्तान से खतरा रहता है भारत को हमेशा, देखते हैं बार बार पाकिस्तान गोलीबारी करते रहता है। तो रेड का मतलब पाकिस्तान, और यहाँ पर आपका हो जाएगा मैक, मैक का मतलब चीन। क्लियर है? शूरा किस देश की संसद का नाम है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बताइएगा कि शूरा जो है किस देश की संसद का नाम है? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। यानी शूरा जो है अफगानिस्तान देश की जो है क्या है? संसद का नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो चांद तारा जो है किसका राष्ट्रीय प्रतीक है आपको बताना है। यहाँ पर देखिएगा, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ईरान का भी और तुर्की का भी जो है चांद और तारा है। समझ गए? केवल चांद होता तो पाकिस्तान का हो जाता। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? नेपाल को, बांग्लादेश, मालदीव और मॉरिशस? तो राष्ट्रीय पंचायत जो है यह किस देश के संसद का नाम है? यह जो है आपका नेपाल देश की संसद का नाम है, राष्ट्रीय पंचायत। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? डायन, नेसेट, मर्जिल्स या नेशनल असेंबली? तो इजराइल के संसद को हम लोग जो है निम्नलिखित में से जिस नाम से जानते हैं वो नाम जो है नेसेट है। क्या है? नेसेट। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश? और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता होगा कि कथकली जो है केरल की प्रमुख जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतनाट्यम जो है कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपको भी पता होगा, भारतनाट्यम जो है यह कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो यह जो है आपका तमिलनाडु का है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है गरबा। गरबा जो है कहाँ का है? तो गुजरात का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, तीनों महत्वपूर्ण है। स्टार मार्क्स लगा लीजिए, तीनों के ऊपर पूछ ही लेता है ज्यादातर। तो कथकली और तमिल भारतनाट्यम पूछता है। समझ गए? याद रखिएगा। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो बताया कथकली, यहाँ पर भारतनाट्यम और यहाँ पर गरबा, तीनों का आंसर क्या होगा? एक का केरल हो जाएगा, एक का तमिलनाडु हो जाएगा, एक का गुजरात हो जाएगा। कथकली केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, गरबा जो है गुजरात का है। समझ गए? लावणी और तमाशा पूछता है कि ज्यादातर तो महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। समझ गए?
अब ये बताइएगा मोहिनीअट्टम जो है कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। तो मोहिनीअट्टम जो है यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो है आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? केरल का है। समझ गए? बिहू, बिहू भी एकदम महत्वपूर्ण है, ये सब महत्वपूर्ण है। बिहू के बताइएगा, बिहू जो है कहाँ का है? तो बिहू आपका जो है असम का है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। असोम का है, जो नया नाम हो गया है असम का। समझ गए? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है जी। अगला प्रश्न देखिएगा, सामा चकवा कहाँ का लोक नृत्य है? ये थोड़ा नया आ गया है, इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सामा चकवा, समझ गए? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंग या उत्तराखंड। तो सामा चकवा जो है, चकवी, चौकीवा, कीवा, चकविया, चकवे, चक केवा। समझ गए? तो आपको बताना है कि सामा चक केवा जो है कहाँ का मतलब शास्त्रीय नृत्य बोलिए, ये लोक नृत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो यह जो है बिहार का है, याद रखिएगा, यह बिहार का है। 89 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिस्मिल्लाह खां, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस्ताद जो है बिस्मिल्लाह खां संगीत के किस यंत्र से मतलब पारंगत थे? बताइएगा किस यंत्र से संबंधित रखते हैं? ये देखिएगा, सितार से, तबला से, शहनाई से, वीणा से। तो जो आपके ये बिस्मिल्लाह खां है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ये शहनाई वादक थे, शहनाई वादक थे, याद रखिएगा। शिव कुमार संबंधित रखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। शिव कुमार संबंधित रखते हैं किस यंत्र से? बताइएगा, संतूर वादन से, सरोद से, शहनाई से या पखवाज से? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं कि यह जो थे आपके संतूर वादक थे। शिव कुमार संतूर वादक थे और उस्ताद बिस्मिल्लाह का जो है शहनाई वादक थे। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न बताइएगा। उड़ीसा का है, मणिपुरी है, आंध्र प्रदेश, केरल। तो कुचिपुड़ी जो है यह आपका जो है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध जो है क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अजमल अली खान का संबंध बताइएगा, काफी महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। बताइएगा, अजमल अली और यहाँ पर पंडित रविशंकर, बताइएगा ये दोनों लोग जो है किससे संबंधित रखते हैं? देखिएगा, अमजद अली का संबंध जो है किससे है? सरोद वादक से, सितार वादक से या वायलिनी वादक से, वीणा वादक से? बताइए किससे थे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमजद अली का संबंध जो है निम्नलिखित में से आपका जो है सरोज वादक से है, सरोज वादक से। और पंडित रविशंकर, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वादक से है। किससे है? सितार वादक से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका 95 नंबर प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम पुनरोपित स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, नूरजहां या मुगले आजम? तो भारत में निर्मित सर्वप्रथम जो स्वदेशी फिल्म थी वो कोई और नहीं बल्कि राजा हरिश्चंद्र था। और प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा था। बोलती फिल्म, याद रखिएगा, बोलती, पहली बोलती फिल्म थी। क्लियर है? आलम आला। समझ गए? आलम आरा। और पहली फिल्म बनी थी वो स्वदेशी फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म थी। बताइएगा पहली सवाक फिल्म कौन थी? तो आलम आरा, यानी बोलती फिल्म। ये सवाक का मतलब है कि बोलती फिल्म, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुआ था? 15 सितंबर 1959, 14 नवंबर 1959, 2 अक्टूबर 1961, 1963। तो भारत में टेलीविजन यानी टीवी की शुरुआत जो है सर्वप्रथम कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 15 नवंबर 1900 आपका 59। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है ना बाबू? बताते रहिएगा। और आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए काफी मेहनत की जा रही है। तो आप सभी लोगों का भी दायित्व है कि प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। समझ गए? अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दूरदर्शन द्वारा संगीत टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1981, 1982, 1983, 1984। तो दूरदर्शन के द्वारा जो है संगीत टेलीविजन की शुरुआत जो है सर्वप्रथम आपके जो है जो आपका 1982 ईस्वी में किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रथम सर्वोच्च और सैनिक सम्मान क्या है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। तो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च और सैनिक सम्मान जो है वो कौन सा है? और सैनिक, यानी कि सैनिक के लिए नहीं, और सैनिक की बात किया है तो भारत रत्न है, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। समझ गए? याद रखिएगा। और आपका जो है सैनिक सम्मान में जो है परमवीर चक्र होता है। समझ गए? अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसमें? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्रों में। समझ गए? यानी याद रखिएगा कि खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ऐसे इसको अगर होता था खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, बस याद रखिएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 100 नंबर है, निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मानित किया गया? ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन के अनुसार एम राधाकृष्णन, सीवी रमन को, श्री राजा गोपालाचार्य को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम जो है इन चारों नामों में से जो है भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो आपके श्री राजा गोपालाचार्य थे। समझ गए? जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा 1947।
क्लियर है। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है, नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 1901 ईस्वी से किया गया था। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 103 नंबर, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। तो अर्थशास्त्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है आपका 1969 से शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1969 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने का कार्य जो है शुरू कर दिया गया और 1901 में जो है प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जो है प्रारंभ किया गया था। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि पराक्रमण के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च मतलब पुरस्कार कौन है। पराक्रमण यानी कि युद्ध में लड़ने जाने वाला जो लोग सैनिक जाते हैं उनके लिए कौन सा सर्वोच्च सम्मान होता है। महावीर, परमवीर, अशोक और वीर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पराक्रमण के लिए दिए जाने वाला सर्वोत्तर सम्मान जो है वो आपका कोई और नहीं बल्कि महावीर चक्र है। समझ गए। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सत्यजीत रे, मृणाल सेन, भानु अथैया, स्मिता पाटिल। तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भानु अथैया थे। याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं है। देखिएगा ऑरन पामुक, सीवी रमन, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन के भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को जो है शांति के क्षेत्र में। समझ गए। शांति के क्षेत्र में, इनको भौतिकी के क्षेत्र में और इनके जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। लेकिन ये ऑरन पामुक जो है इनको नहीं मिला था। तो ये गलत है। इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर कि अगला प्रश्न यहाँ पर है कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पाने वाली महिला कौन थी। महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, अरुणवंती राय या आशापूर्णा देवी। तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कोई और नहीं बल्कि आशापूर्णा देवी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो थी आशापूर्णा देवी थी। अगला प्रश्न है कि विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला कलिंग पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, यूनेस्को के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के, बिहार सरकार से। तो जो विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले जो कलिंग पुरस्कार है ना, यह जो है निम्नलिखित में से आपके जो है यूनेस्को के द्वारा जो है दिया जाता है। किसके द्वारा। यूनेस्को के द्वारा जो है दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। याद रखिएगा। समझ गया। और कलिंग पुरस्कार का संबंध जो किससे है तो विज्ञान के क्षेत्र से है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है 109 नंबर, निम्न में से किस वर्ष 1969 में सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये याद रखिएगा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसे दिया गया था 1969 में किसे दिया गया था। राज कपूर को या नरगिस दत्त को या दिलीप कुमार को या देविका रानी को। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा देविका रानी को सर्वप्रथम जो है मतलब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दिया गया था। कब 1969 ईस्वी में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। देविका रानी एक एक्ट्रेस थी। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ देखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला बुकर पुरस्कार प्रदान करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो साहित्य के क्षेत्र में जो है बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और अमृत्य प्रीतम, महादेवी वर्मा, अरुंधति राय, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले बुकर पुरस्कार का संबंध जो है किससे है। याद रखिएगा सर्वप्रथम किसे मिला था। साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार आपको जो है सर्वप्रथम मिला था किसको। अरुंधति राय को। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में है। रवीश कुमार को मिला है। आपने देखा होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ गए। अगला प्रश्न है देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया। तो परमवीर चक्र जो कि शौर्य पुरस्कार चक्र है वो सबसे पहले किसे दिया गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह को, मेजर सोमनाथ शर्मा को, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को या मेजर शैतान सिंह को। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो मैं आपको बता दूं कि मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है सर्वप्रथम जो है आपका सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मृणाली साराभाई किस नृत्य से संबंधित है। मृणाली साराभाई किस नृत्य से संबंधित है। भारतनाट्यम, कंचनपुरी, कथक, मणिपुरी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो आपका कोई और नहीं बल्कि आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा। सॉरी कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम हो जाएंगे। सॉरी भारतनाट्यम। इसका आंसर क्या हो जाएगा भारतनाट्यम। समझ गए। भारतनाट्यम। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। मृणाली साराभाई का संबंध जो है आपका भारतनाट्यम से है। समझ गए। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रसिद्ध नृत्यांगा संयुक्ता पनिग्रही का संबंध किस नृत्य से है। उड़ीसा, ओडिसी, कथक, कली, कंचीपुरी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ओडिसी से। असम का ये नृत्य है। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा।
बिरजू महाराज का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का नृत्य शास्त्रीय नृत्य से जो है वो आपका जो है कथक से। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, स्टार मार्क्स हमने दे दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? सांबा जो है किस देश का प्रमुख नृत्य है? ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, यूएसए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील का जो है आपका सांबा जो है प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, पांडवानी एक पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध किससे है? बिहार से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो जो आपका पांडवानी जो है ना, इसका संबंध जो है भारत के जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो वो जो है छत्तीसगढ़ से है। वो किससे है? छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान का संबंध जो है ये आपका कर्नाटक से है। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यक्षगान जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है? तो कर्नाटक का है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, सितार एवं तबला, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? स्वामी हरिदास, तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावरा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सितार और तबला का जो है आविष्कारक किसे माना जाता है? तो सितार एवं तबला का जो आविष्कारक है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न देखिएगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है यह आपके जो है कटक में है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? नैनीताल, खड़गवासला, हैदराबाद, जलपाईगुड़ी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर? ये काफी इजी और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। नेशनल यानी कि एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर है? एनडीए, समझ गए। एनडीए की एकेडमी कहाँ पर है? तो देहरादून में है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। लेकिन नेशनल डिफेंस कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है, लेकिन ये कहाँ पर? सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा। देखिए, ये देहरादून सही है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार ये बोला है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। तो स्थित आपका जो है ना ये हैदराबाद में है, लेकिन खड़गवासला में है। खड़गवासला में है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। 122 का आंसर आपका ए हो जाएगा, समझ गए जी। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट जो है ये आपका पटियाला में स्थित है, समझ गए। पटियाला कहाँ पर है? तो ये आपका शायद पंजाब में है, समझ गए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो भारतीय थल सेना के लिए भारी वाहनों का निर्माण करता है ये कहाँ पर स्थित है? तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है जो कि थल सेना के लिए भारी वाहनों का निर्माण करती है? हमारी रूपनारायणपुर या कोलकाता या गोवा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ये अवाड़ी, समझ गए। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली, शिमला, लखनऊ, मुंबई। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ में स्थित है, समझ गए, लखनऊ में स्थित है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ, पुणे, रायपुर, देहरादून। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है यह निम्नलिखित में से जो है आपका देहरादून में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए जी। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव क्लब कहाँ पर स्थित है? दुर्गापुर, वाराणसी, मुगलसराय, मुजफ्फरपुर। तो डीजल लोकोमोटिव क्लब जो है यह निम्नलिखित में से जो है आपका स्थित है आपका वाराणसी में, समझ गए। डीजल लोकोमोटिव क्लब, क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। देहरादून, लखनऊ, नागपुर, पूना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नागपुर, समझ गए। यानी कि केंद्रीय पर्यावरण आपके इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है आपका नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि कोशिकाई और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। मतलब कि कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, समझ गए। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा कि अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोला जा रहा है, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किसने किया था? मतलब कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिएगा 1950, 1952, 1953, 1954। तो केंद्रीय जो आपका है जांच ब्यूरो, समझ गए, इसकी स्थापना जो है 1953 में किया गया था, 1953 में। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि सी हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में विकसित सतह पर मार करने वाली पहला मिसाइल कौन है? यानी भारत के विकसित सतह से सतह मार करने वाली पहली मिसाइल कौन है? पृथ्वी है, ब्रह्मोस है, नाग है, अस्त्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा पृथ्वी, समझ गए। पृथ्वी वो मिसाइल है भारत का जो कि पृथ्वी से सतह से जो है पृथ्वी के सतह से लड़ाई करने वाली है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत एवं रूस के आपसी
संयोजक से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? अस्त्र, सूर्य, ब्रह्मोस और कवच। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मोस हो जाएगा। समझ गए? यह जो है भारत और आपके जो है मतलब रूस की सहायता से बनने वाली आपका मिसाइल है। अगला प्रश्न है, निम्न टैंक वेदी प्रक्षेपक्ष कौन सा है? त्रिशूल, आकाश, अस्त्र, नाग। तो निम्नलिखित टैग जो है आपका वो नाग है, जो कि क्या है? वेदी प्रक्षेपास्त्र मतलब कि प्रक्षेपास्त्र है। समझ गए? अगला प्रश्न है, भारत की इंटरमीडिएट बॉलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 2, पृथ्वी, नाग और आकाश। तो भारत की इंटरमीडिएट जो आपका बॉलिस्टिक मिसाइल है वो आपका कोई और नहीं बल्कि आपका अग्नि 2 है। कौन है? अग्नि 2। इस प्रश्न का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोचीन, नई दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो जल सेना का जो मतलब मुख्यालय है वो कहीं और नहीं बल्कि आपका कोचीन है। समझ गए? कोचीन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान होता है? कैप्टन, कमांडो, रियर, आपके एडमिरल या सब लेफ्टिनेंट। यानी वायुसेना के मतलब फ्लाइंग ऑफिसर रैंक अधिकारी नौसेना के ऑफिसर के समान होता है। किस नौसेना के ऑफिसर के समान होता है? तो याद रखिएगा, वायुसेना में अगर कोई फ्लाइंग ऑफिसर है ना, उसके जो है नौसेना के जो ऑफिसर होते हैं वह निम्नलिखित में से जो है आपके सब लेफ्टिनेंट के बराबर होते हैं। सब लेफ्टिनेंट के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वायुसेना के प्रशिक्षण कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलुरु, जोधपुर, जलाली, दानापुर। तो वायुसेना के जो प्रशिक्षण कमांड मुख्यालय है यह कहीं और स्थित नहीं है बल्कि बेंगलुरु में स्थित है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पिनाक क्या है? प्रक्षेपास्त्र है, मल्टी वैरिक रॉकेट लॉन्चर है, पायलट रहित विमान है या ऑटोमेटिक राइफल है। तो पिनाक जो है एक प्रकार का आपका यह जो है मल्टी वैरिक रॉकेट लॉन्चर है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? भारत का पहला पायलट रहित विमान है, 2 सीट वाला हल्का विमान है या हल्का लड़ाकू विमान है या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत का पहला पायलट रहित विमान है। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब कि पायलट रहित विमान। भारत की पहली मिसाइल विवेदी पनडुब्बी बताइएगा। कौन है? आईएनएस विभूति, आईएनएस विपुल, आईएनएस कदम्ब या सिंधु शास्त्र। तो भारत की प्रथम मिसाइल विवेदी पनडुब्बी कौन सा है? यह कोई और नहीं बल्कि आपका जो है आईएनएस सिंधु शस्त्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम है। समझ गए? अगला प्रश्न है, भारत परमाणु ऊर्जा का आयोग स्थापना कब किया? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ? 1947, 1948, 1949, 1952। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948। समझ गए? 1948 में। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है ध्रुव, साइन, जलरीना या अप्सरा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका अप्सरा हो जाएगा। भारत का प्रथम आपका परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है अप्सरा है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ये 18 मई 1974, 1998, 1998 बताइएगा। तो सर्वप्रथम जो है भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण जो है सफल जब आपका हुआ था वो आपका 18 मई 1974 को हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया था? काकरापार या नरौर में या रावत भाटा में या कलपक्का में? देखिए कलपक्कम में। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कलपक्कम। समझ गए? मतलब कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा कि निम्न में से किस तिथि को भारत ने 3 एवं 2 सफल परमाणु प्रशिक्षण किए? समझ गए? परीक्षण की बताइएगा। 11 एवं 15 मई 1998, 1997, 1998, 1999। तो ये तो पता चल गया कि भारत ने आपने जो है सफल परमाणु परीक्षण जो है किया था तो वह 11 और 13 मई 1998 को। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? इसरो की स्थापना जो है कब किया गया था ये आपको बताना है। तो इसरो की स्थापना जो है 1969 में किया गया था। समझ गए? अगला देखिएगा, भारत में पहला उपग्रह अंतरिक्ष कब छोड़ा? भारत ने अपना पहला उपग्रह जो है अंतरिक्ष में 19 मार्च 1975 को छोड़ा था। 1 नंबर इसका करेक्ट है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था बताइएगा। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन था? रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट, एप्पल। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था।
अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1969, 1970, 1971, 1972। तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन जो है आपका 1972 में किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। कल्पना चावला, राकेश शर्मा, पीयूष चावला या आपका विक्रम साराभाई। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रथम जो है भारतीय मतलब भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कोई और नहीं बल्कि राकेश शर्मा थे। समझ गए? और महिला में कल्पना चावला। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में से कौन था? लूना 1, अपोलो 11, जेमिनी 8 या स्पुतनिक 1। तो अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो था वह भारत का कौन था? तो वो आपका स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक 1, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एडम शेपर्ड, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरी गागरिन जो है आपके प्रथम मतलब व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहीं और नहीं बल्कि तिरुवनंतपुरम में है। याद रखिएगा कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। यहीं से जो है आपका क्या होता है, रॉकेट को छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षिक उपग्रह कौन सा था? मैडसेंट, कारोसेंट, एडुसेंट, हेमसेंट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एडुसेंट। क्या हो जाएगा? एडुसेंट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपग्रह का नाम जो है भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया? मैडसेंट, एडुसेंट, काटोसेंट या हेमसेंट। तो देखिएगा उपग्रह का नाम जो है भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। कल्पना चावला की मृत्यु जो है 2003 ईस्वी में हो गया था। वो वापस लौट रही थी तो हो गया था। समझ गए? भारत मूल की थी लेकिन नासा से वो मतलब अंतरिक्ष में गई थी तो उनके नाम पर जो है रखा गया था वो कोई और नहीं बल्कि मैडसेंट था। समझ गए? ऑप्शन नंबर 1। अगला यहाँ पर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, समझ गए? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुआ था? तो यह जो इसकी स्थापना हुई थी वो आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है बताइएगा? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा और पेरिस। तो संयुक्त राष्ट्र आपके संघ का जो मुख्यालय है वो कहीं और नहीं बल्कि आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? 190 है, 191, 193, 194। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल देशों की संख्या कितना है? तो वहां पर याद रखिएगा 193 है। कितना? 193 है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देश कौन है? अमेरिका एवं रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन ये सभी है। समझ गए? वीटो प्राप्त। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यालय जो है 5 वर्षों का होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, डैम हेमरसोल्ड, यूथोंग या कुर्त वाल्डीहिम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा त्रिगवेली। त्रिगवेली जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका पेरिस में है। याद रखिएगा यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब किया गया? तो 1 जनवरी 1995 को किया गया था। याद रखिएगा 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को किया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर की, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका जो है निम्नलिखित में से है वाशिंगटन डीसी में है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वाशिंगटन डीसी में है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जो है निम्नलिखित में से जो है जिनेवा में है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? अंग्रेजी व फ्रेंच, चीनी, रशियन और अरबी और स्पेनिश, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी कि अंग्रेज, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश सभी है। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहीं और नहीं बल्कि हेग में है। समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का कहाँ पर है? हेग में। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका जो है ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, मनीला, टोक्यो और सिंगापुर। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहीं और नहीं बल्कि आपका जो है मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में है। इस प्रश्न का उत्तर आपका बी है।
अगले प्रश्न की बात करेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का स्थापना कब किया गया था, यानी सार्क संगठन, सार्क का जो है संगठन कब किया गया था, 1985, 1986, 1987, 1995। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा 1985, 1985। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन का नया नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन है, यानी कि निम्न में से किस संगठन का नया नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल को ऑपरेशन है। हिम्मत क्षेत्र या विषम सेटेक सार्क और शंघाई सहयोग। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो आपका हो जाएगा विषम एक, इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। सार्क देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब लागू हुआ, तो सार्क देश के जो है मतलब मुक्त जो आपका व्यापार साफ्टा जो है लागू हुआ 1 जनवरी 2026 ईस्वी को। 173 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई, इसके सदस्य कौन थे, भारत और कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया, तो भारत, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड सभी थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब एवं कहाँ किया गया था, तो आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन जो है एथेंस में किया गया था, 1896 ईस्वी में किया गया था। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष के आयोजन पर होता है, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, याद रखिएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, लियोन, लुसोन, जिनेवा और एडमटर्म। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा लुसाने। समझ गए, लोसाने इसका जो है मुख्यालय है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, 2, 3, 4, 5। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला जो है स्वर्ण पदक जीता था, तो भारत ने जो है सबसे पहले स्वर्ण पदक जो है वो आपका एडम टर्मड 1928 में जीता था। समझ गए। अगला प्रश्न है, अभी तक जो है सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप प्रतियोगिता जीता है, इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राजील। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ब्राजील। अभी तक जो है 5 बार जो है क्या हुआ विश्व का फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है वो ब्राजील है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए किस खिलाड़ियों को निम्नलिखित में से कौन एक टूर्नामेंट समूह आवश्यक होता है, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, कनाडाई ओपन, एशियाई ओपन, या विंबलडन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और सिनसिनाटी मास्टर, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं अमेरिकी ओपन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन एवं फ्रेंच ओपन एवं विंबलडन और अमेरिकी ओपन को जीतकर तभी जो है वो व्यक्ति जो है टेनिस के ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष विश्व कप यहाँ पर है प्रूडेंशियल कप जीता, भारत ने किस वर्ष 1975, 1983, 1987। तो भारत ने जो है विश्व कप जो है सर्वप्रथम कब जीता था, तो वो जो है 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अभी तक भारत में किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग ने जो है 13 शतक लगाने वाले प्रथम व्यक्ति है टेस्ट मैच में। एजेरा कप किस खेल से संबंधित है, एजेरा कप का संबंध जो है निम्नलिखित में से जो है आपका पोलो से संबंधित है। पोलो में जो है 4 प्लेयर होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डुअस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो डुअस शब्द का संबंध जो है आपका टेनिस से है। समझ गए, टेनिस से है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी, अभी मैंने आपको बताया है 4 होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है जी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा माना जाता है, तो आपका भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, बताइए। तो हॉकी है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएनएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल आपका जो है बेसबॉल है। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो शतरंज के बोर्डों के दोनों खानों में कितनी संख्या होती है, 32, 34, 72। तो शतरंज जो होता है ना इस तरह का देखे होंगे, तो इसके दोनों बोर्डो खानों में कितने मतलब संख्या होती है, तो इसमें जो बोर्डो खानों में संख्या होती है वो 64 होती है। कितना होता है, 64। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है, तो मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है ना वो आपका कितना होता है, 42.195 किलोमीटर होता है। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो निम्न में से भारत में किस खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच में 500 से अधिक विकेट लिया है, कपिल देव,
जवाहरलाल श्रीनिवासन, अनिल कुंबले उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 500 से अधिक विकेट लेने वाले कोई और नहीं बल्कि अनिल कुंबले हो गए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब आपके जो है आर अश्विन भी हो गए, ए आर अश्विन भी जो हो गया है, समझ गए। लेकिन सबसे पहले अनिल कुंबला था, लेकिन अब जो है आर अश्विन भी हो गए, 500 विकेट ले लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने विश्व में टेस्ट एवं वनडे दोनों में सर्वाधिक शतक बनाए? तो वो आपका जो है कौन है? सचिन तेंदुलकर है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रिकेट ऑफ भगवान बोलते हैं, भगवान, गॉड ऑफ भगवान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक डायमंड के नाम से जाने जाने वाले वो कोई और नहीं बल्कि पेले हैं, फुटबॉल के महान खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल को थॉमस कप दिया जाता है? इस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है। तो थॉमस कप का संबंध जो है आपका बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 मिनट। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? अजलान शाह संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, मुक्केबाजी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अजलान शाह कप जो है निम्नलिखित में से यह आपका जो है हॉकी से संबंधित है। अगला है, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है शतरंज से है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को, नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम निम्न में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो नई दिल्ली में स्थित अंबेडकर स्टेडियम जो है निम्नलिखित में से किस खेल के संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और फुटबॉल, समझ गए। फुटबॉल के लिए काफी मशहूर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो है आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, जूडो, फुटबॉल, कबड्डी। तो रानी झांसी ट्रॉफी जो है यह आपका जो है क्रिकेट से संबंधित है, समझ गए। और अंतिम प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, तो अंतिम प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? शिवपुरी कर्नाटक, रामेश्वरम तमिलनाडु, भोपाल और कोहिमा नागालैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम तमिलनाडु, समझ गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीके के जो है विविध क्वेश्चन थे, जिसमें हमने जो है 200 प्रश्न को किया। आप लोग जो है कमेंट कीजिए और बताइए क्लास कैसा लगा। और प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।